गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने मिडिवल स्टार्ट कर दिया था, है ना। मिडिवल में फर्स्ट जो था मुस्लिम अटैक, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम भारत आता है ना, 712 AD में। थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहो सभी, है ना। वैसे तो जहाँ तक लगता है दिन भर तुम लोग की क्लास ही होती रहती है। क्लास हो रही है ना खूब ढेर सारी। कम हो रही हो तो बताना, फिर 2-3 लेक्चर हम और ले लें। अगर तुम लोग को लगता हो कोई टाइम खाली हो ना तो हमको बता देना। मान लो बीच में लग रहा हो किसी को 2-3 घंटे खाली है तो हमको बताना, हम हमारा वो बढ़िया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो, तो भारत पे जब मुस्लिम अटैक होता है तो पूरी कहानी पीछे की हम आपको बता ही चुके हैं, जो भी था, ठीक है। उसमें से 2-3 पॉइंट याद रख लेना। जैसे जो दो खलीफा हैं उनके बारे में। एक सीरिया से जो शासन कर रहे हैं, सीरिया यानी दमिश्क से जो शासन कर रहे हैं, सीरिया की राजधानी है दमिश्क। तो वहां से जो शासन कर रहे हैं उनको उम्मायद खलीफा कह रहे हैं, ठीक है, उम्मायद। और जो इराक से कर रहे हैं वो है आपके अब्बासिद, अब्बासिद खलीफा। तो दो मेन लोग हैं जो कर रहे हैं, उमायद खलीफा और अब्बासिद खलीफा। जब मोहम्मद बिन कासिम भारत आता है तो वो उस समय सीरिया से शासन चल रहा है उम्मायद खलीफा का, वालिद वाजिद का, ठीक है। और इराक में उस समय राजा है वो अल हज्जाज। देखो क्या होगा कि असल में धीरे धीरे जो उम्मायद खलीफा है इनका साम्राज्य बहुत बड़ा हो जाएगा, बढ़ता जाएगा साम्राज्य। मतलब कहने का मतलब ये है उम्मायद खलीफा का। फिर धीरे धीरे वो बट जाएगा कई पार्टों में, और फिर आ जाएगा अब्बासिद खलीफा जो इराक के हैं। तो फिर पूरा शासन अब्बासिद खलीफा ही चलाएंगे। तो आप लोग को बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना है, बस दो दो पॉइंट रखने हैं भाई। डिस्क्रिप्शन के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बस जितना जरूरी है उतना जान लो कि जो सीरिया से शासन कर रहे हैं वो लोग उम्मायद खलीफा हैं, और जो इराक से शासन कर रहे हैं वो है अब्बासिद खलीफा। तो पहले जो शासन चलेगा वो उम्मायद खलीफा का चलेगा, जो सीरिया दमिश्क से चल रहा है। धीरे धीरे इनका साम्राज्य बड़ा होगा, फिर इसके बाद ये श्रिंक हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिर अब्बासिद खलीफा आ जाएंगे, ठीक है। फिर अब्बासिद खलीफा जो इराक से वो शासन करवाएंगे। देखिए आपको हमने बता दिया, आप रहिए कहीं पर भी पूरे विश्व में, लेकिन अगर आप उसमें उनको मान रहे हैं जैसे इस्लाम को, तो उनके अकॉर्डिंग जो पैगंबर मोहम्मद के अनुयायी हैं, तो आपको वो खलीफा का आदेश ही मानना होगा। मतलब कहने का मतलब कि आप कहीं पर भी रहेंगे, आप चाहे भारत पे आक्रमण कर दे या कहीं भी कर दे, लेकिन आपको सारे आदेश उस खलीफा से ही लेने हैं। वो जो या तो सीरिया में बैठा हुआ है या तो जो इराक में बैठा हुआ है, तो आपको सब वहीं से चलना है। अगर आप यहाँ शासन भी कर रहे हैं तो आपको सुल्तान की पदवी वही देंगे। मतलब आप ऐसे अपने आप को ऐसे न करो, भले तुम घोषित कर लो लेकिन उलेमा लोग आपको मानेंगे ही नहीं। तो आपको अगर कुछ भी करना है तो फिर वो सुल्तान की उपाधि आपको उन खलीफा से ही लेनी होगी। तो इस तरह की चीजें कुछ हैं जो मतलब खलीफा का केस वहां पर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम आया, ठीक है। अब ये जो अब्बासिद खलीफा है जो इराक वाले, ये लोग क्या करेंगे कि धीरे धीरे
अपना जो भी साम्राज्य का विस्तार है वो होगा इनका, अरब से बाहर आएगा। देखो कहानी हमने पीछे इसीलिए सुनाई थी ताकि कंफ्यूजन ना हो जब हम चीजें बताएं। पहले ये जो चीजें चल रही हैं वो सऊदी अरब में चल रही हैं, सऊदी अरब में चल रही हैं, जहां से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, तो सऊदी अरब में ये चीजें चल रही हैं। लेकिन अब सऊदी अरब में ही थोड़े ना रहेगा, सऊदी अरब से बाहर भी तो आएगा इस्लाम। तो सऊदी अरब से बाहर आएगा, आसपास का जितना एरिया है वहां जाएगा। ठीक है, तो मैं एक मैप दिखाता हूँ आपको, आप लोग मैप देखिएगा बस केवल अपनी जानकारी के लिए, फिर उसके बाद मैं आगे डिस्क्रिप्शन देता हूँ। ये वो मैप है जब ये पैगंबर मोहम्मद जो है हमारे प्रॉफिट मोहम्मद साहब, जब इन्होंने मक्का का है, ये देखो 624 एडी, 624 एडी का है मक्का और मदीना। तो 624 एडी में जो थे वो भाई मदीना चले गए थे ना 622 में, जब हिजरी संवत शुरू हुआ था। तो 622 में वो चले गए थे मदीना, फिर वहां से फिर वो लौटे थे 630 में। तो 630 में जब वो लौटे थे तो उस समय का ये स्थिति है, जो हरे कलर से दिख रहा है ये वो क्षेत्र है जहाँ पे इस्लाम है। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में तो ये इस्लाम है। क्लियर है, जब प्रॉफिट मोहम्मद है 624 की स्थिति बता रहे हैं। ठीक है, अभी ये तो ये स्थिति है, ध्यान से देखिएगा इसको, ये सऊदी अरब का था। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, सेकेंड। तो सेकेंड में आप लोग देखना इसमें, ये स्थिति है 632 की, ये 632 का है, देखो 632 एडी। ठीक है, 632 एडी का। अब ये जो इस्लाम है, जो प्रॉफिट मोहम्मद को मानने वाले लोग हैं, वो इतना एरिया कवर हो गया, अब ये फैल चुका है। मदीना हो कवर हो गया है, मक्का कवर हो गया है, उसके आसपास का पूरा एरिया कवर हो गया है। 624 में आपने देखा कि कहाँ पर था, और 632 में ये, तो ये कवर हो गया पूरा। ठीक है, सऊदी अरब का केस चल रहा है, ये दिख गया सबको, 624 और 632। ठीक है, अब आगे देखते हैं, फिर ये इस एरिया से बाहर निकलेगा, और ये है नेक्स्ट। अब जो इस्लाम है वो ये फैल चुका है यहाँ तक, देखो अब ये पूरा ज्यादा कवर हो गया। कब का है, 634 का है। तो ये पूरा अरब जो है ये कवर होता जा रहा है। ये पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ का एरिया ये ऊपर। ठीक है, पर्शियन गल्फ पड़ता है, और नीचे पड़ता है रेड सी, लाल सागर, ऊपर पड़ता है कैस्पियन। ठीक है, आगे कैस्पियन सी पड़ती है, तो उधर। तो ये जो है आपका, ये पूरा एरिया कवर हो गया है। तो ये कब की बात हो रही है, 634 के आसपास की। ठीक है, अब ये और बाहर निकलेगा, मतलब सऊदी अरब से पूरा बाहर निकल के पूरा कवर हो जाएगा। तो अब ये जब होगा यहाँ से, तो यहाँ से आप देखेंगे ये स्थिति, अब ये स्थिति है 640 की। तो 640 में अब ये बाहर हो गया। देखो आपको एरिया थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक्चुअल में आपको जो ध्यान रखना है वो एरिया, बट आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस जान लो। देखो अभी तक आपने देखा था कि ये बस इतना एरिया में था, ठीक है ना, यहाँ तक था। लेकिन 636 एडी तक ये बाहर भी आ गया, ये यहाँ तक भी आ गया। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज समझो कि ये क्या है, ये जो बाकी है वो कौन है, थोड़ा समझा देते हैं, थोड़ा आइडिया ले लो आप लोग। देखो ये है इस्लाम, ठीक है, ये इस्लाम है। ये है क्रिश्चियनिटी, इधर क्रिश्चियन है, ये इधर क्रिश्चियन चल रहे हैं। ठीक है, ये क्रिश्चियन चल रहा है। ये जो है ये पर्शियन है, इधर पर्शियन वो लोग हैं, पर्शियन। ठीक है, ये पर्शियन लोग हैं। तो ये एक्चुअल में चल रहा है। तो ये जो पूरा एरिया आपको ये इधर, ये इसके इधर का पूरा दिख रहा है, ये क्रिश्चियनिटी चल रही है। ठीक है ना, ये वाला। और ये जो चल रहा है ये इस्लाम चल रहा है, और ये जो चल रहा है ये आपका पर्शिया लोग हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, समझ में आई बात। तो ये तीनों चीजें चल रही है, धीरे धीरे सबको कवर करता चला जाएगा इस्लाम, पूरा आसपास का पूरा एरिया कवर हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे फैलता जाएगा। और अब जरा स्थिति देखो क्या है, 661 एडी, 661 एडी में, 661 एडी में ये रहा स्थिति। 624 की स्थिति आपने देखी है, और 661 की स्थिति आपने देख ली कि 661 एडी में आपके इस इस्लाम ने पूरा कवर कर लिया, पर्शिया खत्म हो गया। देखो
661 एडी में पर्शिया खत्म हो गया, पर्शियन जो फारसी वो सब खत्म हो गया, पूरा इस्लाम हो गया वहाँ। यहाँ पर ये जो क्रिश्चियनिटी चल रही थी, ये एरिया, इस क्रिश्चियनिटी का ये एरिया कवर कर लिया गया, क्रिश्चियनिटी खत्म होने लगी, क्रिश्चियनिटी अब ये ऊपर रह गई केवल, ठीक है, ये पूरा इस्लाम हो गया। तो ये धीरे धीरे चीजें फैलती जा रही है, ठीक है। ये अभी 661 का स्थिति है। अब आपको हम दिखा रहे हैं 661 के बाद आपकी अगली स्थिति है 733 के आसपास, ज्यादा आगे निकल गया, 661 से पहले लगभग 700 के आसपास आएगा, है ना, ये है 710 के आसपास की। देखो अभी ये यहाँ तक था, अब ये यहाँ तक फैल गया, ये पूरा जहां तक हरा दिख रहा है ये पूरा कवर कर लिया गया, तो 710 तक ये फैल गया, ये पूरा एरिया कवर होता जा रहा है। अभी देखिए ये सब जो है वो कवर नहीं है, अगले ही कुछ सालों में ये कवर हो जाएगा, ये पूरा स्पेन वगैरह का जो एरिया ये चला जाएगा, सब इस्लाम में बदल जाएगा। तो अब ये जो आगे आएगा इसमें आपका 733 तक, 733 का ये रहा, ये कवर हो गया, ये पूरा कवर कर लिया गया इस्लाम में 100 साल के अंदर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 100 साल के अंदर कवर हो गया भाई, 624 से लेकर लगभग 733 एडी तक। और पहले कहाँ था ये, केवल मदीना यहाँ था, बस यहाँ था इस्लाम, ठीक है। तो ये बस यहाँ था और धीरे धीरे 100 साल के अंदर ये पूरा कवर कर लिया गया, ठीक है। तो ये एक स्थिति थी उस समय जो धीरे धीरे पूरा फैलाया गया और पूरे उसमें फैल गया। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, सऊदी अरब से, जो केवल मक्का और मदीना तक सीमित था। अगले 100 सालों के अंदर इसने आसपास के सारे एरिया को कवर कर लिया और सबकी आइडेंटिटी खत्म हो गई, चाहे वो पर्शिया हो, ठीक है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी के एरिया हो, स्पेन वगैरह के एरिया, मतलब जो भी था वो सब कवर होता चला गया। तो ये मेन है, ठीक है। अब आपको क्या समझना है कि अब तुर्की लोगों के लिए समझना है कि तुर्की लोग कौन है, ठीक है ना। देखो क्लास हम आगे बता दे सीधे पॉइंट टू पॉइंट, लेकिन उसमें एक दिक्कत हो जाएगी, फिर आप लोग ये समझ ही नहीं पाओगे। आप लोग इतना पढ़े होंगे लेकिन आप लोग तुर्की में ही कंफ्यूजन में होंगे कि तुर्की है कौन। आपने खूब पढ़ा होगा, इसकी मान लो जाना होगा, लेकिन आधे से ज्यादा लोग तुर्की को क्या समझते हैं, टर्की से रिलेट करते हैं। टर्की जो तुर्की है, गलत है, तुर्की वो नहीं है, ठीक है। टर्की अलग है, तुर्की अलग लोग थे। टर्की एक देश बना है, फिर बाद में बनाए वो। तुर्की एक्चुअल में कौन लोग हैं, तो आपको हम एक मैप दिखा रहे, ध्यान से समझना, ताकि आगे चल के कंफ्यूजन ना हो कभी कि जब पढ़ो कि अरब कौन थे और फिर तुर्की कौन थे। तो अरब वाला तो हमने समझा दिया, सऊदी अरब से हुए हैं, ठीक है। तुर्की वाला देख लो कि ये लोग कहाँ से आए हैं, ठीक है। तो तुर्की वाले लोग कहाँ से आए हैं, आपको हम एक मैप दिखा रहे हैं। देखो ये मैप, ये देखो ये अरब सागर है, इधर देखोगे तो ये अरब सागर है, इधर अपना इंडिया है, इस साइड इंडिया है अपना, ठीक है। इंडिया अभी दिख नहीं रहा क्योंकि मुल्तान दिख रहा है ना, ये पाकिस्तान का एरिया, उसके उधर इंडिया है। ये है अरब, तो ये अरब रहा, ठीक है। मदीना मक्का ये सब चल रहा है। ये खुरासान का एरिया पड़ता है, अब पर्शिया वगैरह जो था उसके साइड में, अफगानिस्तान का एरिया कुछ छोटा एरिया है। और ये तो यहाँ पर समझना जरा, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये जो जहां पर ट्रांस ऑक्शियाना लिखा हुआ है, ये देखो ये ऊपर, ये जो ट्रांस ऑक्शियाना लिखा हुआ है, ये ट्रांस ऑक्शियाना, ये यहाँ पर नदी है, ये ऑक्सस नदी है। तो एक नदी ये आती है और एक नदी यहाँ पे और आती है, दो नदी आती है। तो जो नीचे वाली नदी होती है इसको बोलते हैं अमू दरिया, अमू दरिया। और जो ऊपर आती है उसको बोलते हैं सीर दरिया, सीर दरिया, ठीक है। तो एक है अमू दरिया, एक है सीर दरिया। तो ये इस वाले एरिया में आपके हैं। जो ट्रांस ऑक्शियाना वाला रीजन है, थोड़ा सा नाम ध्यान रखना, ट्रांस ऑक्शियाना वाला जो रीजन है, इसमें दो नदी इधर बह रही है, ठीक है ना। उसके बीच में आपका ये ट्रांस ऑक्शियाना वाला क्षेत्र है। क्लियर हुआ। ये जो तुर्की आए हैं ये यहाँ से आए हैं, इसके ऊपर से आए हैं, ये इधर है तुर्की, तुर्की इस साइड है। मतलब जो ट्रांस ऑक्शियाना का जो क्षेत्र है
इस ट्रांस ऑक्सियाना के क्षेत्र के ऊपर है ये तुर्की, जो तुर्की लोग हैं वो तुर्की लोग यहाँ हैं, ठीक है। मतलब ट्रांस ऑक्सियाना के क्षेत्र के उधर। क्लियर हुआ सबको? ठीक है। तो जो उसके ऊपर का एरिया है वो है आपका, जो उनका है। थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं, एक और डायग्राम दिखाते हैं उसको और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। देखो ये ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आप देख रहे हो ये सब, ये उम्मायद खलीफा का क्षेत्र है। उम्मायद खलीफा जो सीरिया से शासन कर रहे हैं, तो ये पूरा क्षेत्र ये उम्मायद खलीफा का आ चुका है पूरा। शुरुआत उन्होंने वहां से करी और फिर ये पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। तो ये जो असल में दिख रहा है ये उम्मायद खलीफा के पूरे क्षेत्र हैं, ये जो है ग्रे कलर से है। तो इन्होंने शुरुआत यहाँ से करी है अरब से, फिर ये पर्शिया वगैरह, ये इधर यूरोप के क्षेत्र में जाते वगैरह सब कवर कर लिया इन लोगों ने, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पर ये जो हम दिखा रहे थे आपको, ये देखो, अगर आप देख पाओ पर्शिया वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर है अराल सागर। एक सागर पड़ता है जिसको बोलते हैं अराल सागर, ठीक है। अराल सागर है ना, अराल सागर ये पड़ता है। यहीं पर वो दो नदियां हैं जो हम आपको बता रहे हैं। देखो ये एक नदी है और एक ऊपर है। ये नीचे अमू दरिया हो गया, जिसको यहाँ पे ऑक्सस नदी भी बोलते हैं, ठीक है। और ये ऊपर सीर दरिया है। तो अमू दरिया और सीर दरिया ये बोला जाता है, ठीक है। इधर है तुर्क, ये है तुर्क। तुर्क यहाँ है, ठीक है। इस वाले एरिया में तुर्क है, इसके ऊपर वाले एरिया में। अब समझना जरा, ध्यान से समझना, ठीक है। तुर्क इधर है, तुर्क इधर है, इधर नीचे ये लोग हैं, ये चीजें। तो मैप को जरा ध्यान से समझना आप लोग। मैप अगर समझ गए तो कंफ्यूजन कभी नहीं होगी, फिर भूलोगे नहीं कि क्या है ये, है ना। आपको हमने दिखाया ट्रांस ऑक्सियाना का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? ट्रांस ऑक्सियाना। हो सकता है बहुत लोग पहली बार देख रहे हो, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करो जिससे चीजें कॉन्सेप्ट बन जाए। जो ट्रांस ऑक्सियाना का क्षेत्र है वो बहुत उपजाऊ है, बहुत ज्यादा उपजाऊ है ट्रांस ऑक्सियाना। वहां पे ऑक्सस नदी है, उससे याद कर लो ट्रांस ऑक्सियाना। ये क्षेत्र कौन सा पड़ रहा है? ये पूरा अफगानिस्तान से पश्चिम का क्षेत्र समझ लो, अफगानिस्तान सब खत्म करके पश्चिम का क्षेत्र पड़ रहा है ये उसके, ठीक है। नीचे जाओगे तो सऊदी अरब का क्षेत्र पड़ रहा है। पहले ट्रांस ऑक्सियाना के बीच में पर्शिया पड़ रहा है और फिर नीचे सऊदी अरब पड़ रहा है, ठीक है। तो ट्रांस ऑक्सियाना का जो क्षेत्र है वो आपका बहुत ज्यादा उपजाऊ है, बहुत ज्यादा उपजाऊ। जो उसके ऊपर का क्षेत्र है वहां है तुर्की लोग। तुर्की लोग वहां पर है, वो है लोग थोड़े से बहुत बियाबान एरिया है, मतलब वन, वो समझ लो बीहर टाइप का एरिया है जहाँ पे तुर्की लोग रह रहे हैं। वो उपजाऊ क्षेत्र नहीं है। ट्रांस ऑक्सियाना का जो क्षेत्र हमने दिखाया, जो नदी आपको दिखाई अमू दरिया और सीर दरिया, ऑक्सस नदी का, ये है उपजाऊ क्षेत्र, ये बहुत उपजाऊ है। लेकिन इसके ऊपर जो तुर्की है वो क्षेत्र बीहड़ है। और उसके नीचे जो पर्शियन लोग हैं, देखो ट्रांस ऑक्सियाना का जो क्षेत्र हमने दिखाया, फिर से देख लो, थोड़ा सा मैप को माइंड में बनाना सीख लो, है ना, जिससे चीजें क्लियर रहे। अगर हम इसमें देखें ट्रांस ऑक्सियाना का क्षेत्र, देखो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र, तो ये है पर्शियन वाले, ये पर्शियन वाला क्षेत्र है ना। इधर है तुर्क लोग, ये तुर्क लोग हैं, ठीक है। इधर ट्रांस ऑक्सियाना के ऊपर तुर्की लोग हैं। ये है आपके खलीफा वगैरह का, ठीक है, सऊदी अरब का क्षेत्र जो है। तो ये समझ गया सब लोग, अपने माइंड में पिक्चर बना लो बीच में। ये पहले पर्शिया था, ठीक है, पर्शिया वगैरह का ये क्षेत्र था, ठीक है। तो ये जो ट्रांस ऑक्सियाना का क्षेत्र है ये बहुत उपजाऊ है, ट्रांस ऑक्सियाना का क्षेत्र बहुत ज्यादा उपजाऊ है। तो अब क्या करते थे ये तुर्क लोग, क्योंकि ये बीहड़ था इधर का एरिया, तो ये घुड़सवार टाइप के लोग थे बहुत ज्यादा। तो ये आते थे इस ट्रांस ऑक्सियाना के क्षेत्र में और ट्रांस ऑक्सियाना क्षेत्र को लूट के चले जाते थे, क्योंकि इनकी तरफ कुछ पड़ता ही नहीं था, तुर्की लोग की तरफ कुछ होता ही नहीं था, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, ये जो एरिया था ट्रांस ऑक्सियाना का, ये वाला एरिया, ये बहुत उपजाऊ था, तो यहाँ पे सब कुछ ठीक था। तो ये लोग आते थे और इसको लूट करके चले जाते थे, फिर वापस रहते नहीं थे लेकिन चले जाते थे। सर क्या चाहते हैं आप, पागल हो जाएं? कौन पागल हो रहा है भाई? सत्य जी, नहीं हम क्यों चाहेंगे तुम पागल हो जाओ।
भाई क्या क्या लिखते रहते हो भाई तुम लोग? अच्छा। ओ, डेटा के लिए उसके लिए क्लास ले लिखे थे। हाँ हाँ ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। मतलब पहले का मैसेज है वो, जब हम पूछ रहे थे सुबह से शाम तक वाली क्लास। हाँ, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे, तभी हम नहीं लेते हैं क्लास। हम समझ रहे हैं बेटा, इसीलिए नहीं ले रहे हैं। नहीं तो हम तो सब खत्म करा के तुम्हारा दिन भर हिस्ट्रिया चला दें। सुबह से शाम तक बैठे रहो हमारे साथ, तुम्हारी खत्म कर दे एक एक दिन में हिस्ट्रिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ट्रांस ऑक्शियाना का क्षेत्र है आपको समझ में आ गया। देखो एक आइडिया मिल गया ना, तुर्की लोग कहाँ के हैं। तुर्की लोग हैं, जैसे सऊदी अरब का जो क्षेत्र है, सऊदी अरब के क्षेत्र के ऊपर पर्शिया वाला जो क्षेत्र है, पर्शिया के ऊपर ट्रांस ऑक्शियाना का क्षेत्र है, और फिर उसके ऊपर है तुर्की लोग। ठीक है। तुर्की लोग का जो एरिया है वो असल में बीहड़ एरिया है, वो बहुत ज्यादा वो नहीं है। कुछ होता ही नहीं था। आपको बता दें, भारत पे आक्रमण ही इसलिए किया गया है, ये सब भिखारी लोग थे जितने उधर के चल रहे हैं जो आक्रमण किए हैं। कुछ होता था नहीं, कबीले में रहते थे लोग, हैं बस लड़ते झगड़ते रहते थे। चल देते थे कि चलो कहीं और चले, जहाँ पे पैसा वैसा मिले सब कुछ। तो भारत दिखता था इन लोगों को, चले आते थे सब उठा के मुंह बस केवल। तो जो तुर्की लोग थे तो वो वहां से, वो ट्रांस ऑक्शियाना क्षेत्र पास में पड़ता था, वहां पे आक्रमण करते थे, लूट के चले जाते थे। ठीक है, बड़ा परेशान है। लेकिन आपको हमने अभी वो मैप दिखाया था, जब इस्लाम फैल रहा है 733 AD तक, तो सऊदी अरब से फैलते फैलते जब इन लोगों ने पूरा कवर कर लिया, जब पर्शिया वगैरह भी इनके हाथ में आ गया, तो पर्शिया भी इनके हाथ में आ गया। फिर उधर आपका यूरोप की तरफ जब बढ़ते हैं तो वो भी उसके कुछ क्षेत्र आ गए। तो पर्शिया जो है, अब हम डिटेल में क्या बताएं, हमारा तुर्की रह जाएगा, हम यही पढ़ाते रहेंगे। असल में देखो, जब पर्शिया वाला जो क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र है जो सिल्क रूट है। अगर आपको याद हो कनिष्क के समय का, इसलिए हमने कुछ चीजें पहले पढ़ाई थी। एक सिल्क रूट था जो चाइना से होकर के यही एरिया से होकर जाता था। समझ रहे हो? सिल्क रूट था ना जिसपे कनिष्क ने अधिकार कर लिया था, जिसपे जब व्यापार होता था तो कनिष्क के क्षेत्र से ही होके जाता था, वो यही इधर ही का ही रूट था। तो जैसे चीनी व्यापारी जब आते थे तो उनको टैक्स देना पड़ता था, और कनिष्क को बहुत सारा सोना मिला था, जिससे वो चीजें सही थी। तो ये सिल्क रूट पड़ता था इधर। अब अगर देखो, एक और आपको हम बता दें थोड़ी चीजें। देखो जो अरबी लोग हैं, अरबी लोग जो ये पैगंबर मोहम्मद वाले जो एरिया के लोग थे, ये लोग उतने खराब नहीं थे। आपको हम बताएंगे खराब कहाँ से शुरू हुआ है, ये चीजें कब गड़बड़ हुई हैं। ये उस समय गड़बड़ नहीं थी। ये असल में जब पैगंबर मोहम्मद थे और उनको मानने का जो भी था उस समय का, इस्लाम वगैरह जब माना जाता, तो ये लोग व्यापार वगैरह को थोड़ा सा प्रमोट कर रहे थे। अरबी लोग, जो अरब के लोग हैं, सऊदी अरब के लोग थे, तो ये लोग व्यापार पे फोकस कर रहे थे। उस व्यापार के लिए ये लोग चाहते थे कि मेरा ज्यादा से ज्यादा एरिया पे अधिकार हो। क्यों? क्योंकि अगर आप व्यापार करना चाहेंगे तो जितने ज्यादा एरिया पे अधिकार होगा, आप उतने आसानी से व्यापार कर पाएंगे। ठीक है। तो इसलिए इन्होंने उसको फैलाने का वो किया। लेकिन उस फैलाने के क्रम में इन्होंने क्या किया, प्रोफेट मोहम्मद ने जो चीजें बताई थी उसको इन लोगों ने अप्लाई किया। ठीक है। और फिर उससे करते करते इन लोगों ने पूरे इस्लाम को फैलाया था। तो ये लोग व्यापार पे ज्यादा ध्यान देते थे। सऊदी अरब के लोग की बात कर रहे हैं हम। खतरनाक होगा जब तुर्की आएंगे। तुर्की बहुत ज्यादा खतरनाक है, पूरा तबाही मचा देंगे सब। और तुर्की बता दे आपको, ये मुसलमान हो जाते हैं। तो ये जब सऊदी अरब से जब फैलता है, तो तुर्की पहले मुस्लिम नहीं थे। तो ये जब सऊदी अरब से ये फैल रहा था और यहाँ से ये जब पर्शिया वगैरह कवर हो गया, तो पर्शिया के क्षेत्र में पड़ता था ट्रांस ऑक्शियाना, और इस पर अधिकार करना है तो इनको तुर्की को मिलाना पड़ेगा, क्योंकि तुर्की लूट के चले जाते थे। ठीक है। और यहीं से सिल्क रूट वगैरह का रूट पड़ता था। तो अब इन लोगों ने एक दिमाग से खेला। सऊदी अरब जो, ये सऊदी अरब नहीं बोलेंगे बार बार, अब हम खलीफा बोलेंगे। असल में जो अब्बासिद खलीफा लोग हैं, ठीक है, उमायद खलीफा और अब्बासिद खलीफा। तो इन लोगों ने क्या किया, जो अब्बासिद खलीफा वगैरह हैं जो इराक से शासन कर रहे थे, तो इन लोगों ने तुर्कियों को कन्वर्ट करना शुरू किया। ये है, अब यहाँ से चीजें शुरू हो रही हैं। पहले कन्वर्जन उतना बड़े लेवल पे नहीं चल रहा था, लेकिन अब इस्लाम में कन्वर्जन शुरू हुआ। तो जो तुर्की थे, अब तुर्की तुर्की रहेंगे तो ये लोग कर नहीं पाएंगे, इसलिए तुर्कियों को इस्लाम में कन्वर्ट करना जरूरी था। क्यों? क्योंकि अगर वो मुसलमान बन जाएंगे तो वो लोग हेल्प करेंगे खलीफा लोगों की, तो जिससे वो पूरा क्षेत्र जो है ट्रांस ऑक्शियाना का, वो उनके अधिकार में आ जाएगा और इनको व्यापार करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो ये ऐसे चला। तो ये लोग बचपन से ही तुर्की लोगों को ले आते थे उस पर्शिया वाले इलाके में। और ये जो अब्बासिद खलीफा हैं, जो इराक वगैरह के हैं अब्बासिद खलीफा, तो तुर्की लोगों को ये लोग
उठा लाते थे। कह लो कि इस प्रकार से छोटे बचपन से ही ले आते थे, उनको सिखाते थे, सब कुछ समझाते थे और इस तरह से वो उनको इस्लाम में कन्वर्ट करने लग गए। तो जब वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए तो इसमें से आधे, जो सब तो नहीं कहेंगे, कुछ तुर्की इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, कुछ नहीं हुए। लेकिन जो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए वो इतने खतरनाक हुए, इतने खतरनाक भाई साहब, तबाही मचा के रख दी इन तुर्कियों ने। मतलब जो सऊदी अरब के जो थे वो तो कुछ करते नहीं थे, लेकिन ये जो तुर्की जो इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे, इनने जो तबाही मचाई है, जो तबाही मचाई है कि अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यही तुर्की लोग आए हैं भारत, ये तुर्क आए हैं जो वहां से, सऊदी अरब के लोग वहां व्यापार, उनको बस ये मतलब था हमें व्यापार करने दो, बस ये सब चीजें सबसे बनाते रहो। ये तुर्की जब ये कन्वर्ट हुए हैं, इन लोगों ने आक्रमण किया है भारत पे और पूरा तबाही मचा दिया है। तो यहाँ से चीजें, कहानी शुरू होती है तुर्की का। समझ गए तुर्क का, कि तुर्क क्या है और कहाँ से आए हैं? कंप्लीट हुआ? ठीक है, चलो। बट हम एक ये हिस्ट्री के सेंस से आपको बता रहे हैं, वो मुसलमान उतने खतरनाक नहीं है जो खुद पहले से मुसलमान है, कंपेयर टू वो जो बाद में कन्वर्ट होते हैं। आपको बता दें, जो पहले से होंगे वो उतने खतरनाक नहीं है जितने कन्वर्ट होने के बाद जाते हैं। ठीक है, ये तुर्कियों का है। तो ये एक ऐसा पॉइंट बोला गया है। उसी में स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसा भी कहा था एक पॉइंट बहुत पहले, कि अगर एक व्यक्ति जो दूसरे धर्म का है, अगर वो मतलब किसी और में जाता है तो वो ज्यादा कट्टर हो जाता है। मतलब ऐसा है एज कंपेयर टू वो जो पहले से उसमें है। तो ये चीजें थोड़ी सी उस समय तुर्क वगैरह से समझ में आई आपको। ठीक है, तो अब तुर्कों का क्लियर हो गया सबको। तो तुर्कों वालों का कंप्लीट हुआ कि तुर्क मुसलमान है, जो पहले मुसलमान नहीं थे लेकिन बाद में वो बन गए। इसलिए मुस्लिम अटैक जब बात की जाती है तो तुर्कियों का भी नाम आता है, इसीलिए तुर्की का नाम आता है जब मुस्लिम अटैक होता है। तो पहले अरब आक्रमण हुआ है, अरब आक्रमण हुआ है, लेकिन अरब से हमें उतना नुकसान नहीं हुआ, अरब से हमें उतना नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अरब लोग थोड़े से टॉलरेंट थे। थोड़े टॉलरेंट का मतलब ऐसा था कि इन लोगों ने थोड़ी सी नरमी बरती। नरमी इन द सेंस, ये लोग जैसे मोहम्मद बिन कासिम आया, जब उसने अटैक किया और सब कुछ किया, तो उसके बाद ये 200 सालों तक इनडायरेक्ट रूल करते रहे और इन लोगों ने व्यापार वगैरह पे फोकस किया। तो ये उतने खतरनाक नहीं है। लेकिन जब दूसरा अटैक हुआ है तुर्कियों का, मुस्लिम अटैक जब तुर्की का आया है, ये है खतरनाक। ये बता दे कौन लोग हैं, अब सुनिएगा कौन है। ये है महमूद गजनवी, ये है तुर्की महमूद गजनवी। समझ गए? ये वही है सब बिहार के इलाके वाला, जहाँ कुछ नहीं होता था, घोड़े पे बैठ के चले आते थे सब, और ये ट्रांसऑक्शियाना वगैरह लूट के ये लोग चले जाते थे। लेकिन ये गजनी के एरिया में था, वहां का नहीं था, लेकिन तुर्क ही था वो। तो महमूद गजनवी है, ये है तुर्क, तुर्क मुसलमान। फिर और है आपका यहाँ पे सुबुक्तगीन, ये है मोहम्मद गोरी, ये लोग हैं तुर्क मुसलमान। तो अब धर्म की बात करोगे तो अब तो मुस्लिम ही समझ लो। ठीक है, पहले का क्या था पता नहीं, लेकिन अब वो मुसलमान ही थे। ठीक है, क्योंकि वो कन्वर्ट हो चुके थे। ठीक है, तो ये एक आइडिया है आपका। अब हुआ क्या कि वहां पर जो है, जब हम लोग वो देखते हैं, भाई तुर्क वाली कहानी समझ में आई सबको? अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा कभी कि तुर्क कौन है। ठीक है ना, कि तुर्क असल में ये लोग हैं। तो पहले ऐसे थे, फिर आए। तो अब ये पर्शिया वाले इलाके में आके ये लोग बसने लग गए। ठीक है, बचपन से ले आते थे ये लोग। सऊदी अरब वाले बहुत दिमागदार थे, इतना दिमाग ये लगाते थे। ये लोग कहे कि हम सीधा अगर अटैक करेंगे तो हम लोग शायद न जीत पाए। ये लोग क्या करते थे कि जैसे पर्शिया है, तो पर्शिया पे जैसे वो लोग किए, तो कहते भैया तुम लोग शासन करो यहीं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, हाँ बस हमसे व्यापार करते रहो, हमको टैक्स वगैरह देते रहो, सब कुछ करते रहो। और तुर्कियों को ये लोग क्या किए थे, बचपन से ले आए थे। क्यों? आप बड़े होने के बाद किसी को किसी चीज में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जैसे अगर आप समझदार हो गए हैं तो आपको किसी चीज में कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा टफ है, क्योंकि आपके विचार बदले नहीं जा सकते। ये ठीक उसी प्रकार से, जैसे आप किसी भी पार्टी के सपोर्टर होंगे तो आप उस पार्टी के ही सपोर्टर होंगे, आपको लाख कोई कोशिश कर ले, आपको उस पार्टी से नहीं हटा सकता, ये फैक्ट है। ठीक है, चाहे कोई कुछ भी कर, चाहे उल्टा खड़ा हो जाए वो, लेकिन आप जिस पार्टी के सपोर्टर होंगे तो आप उस पार्टी के ही सपोर्टर होंगे। तो ये कुछ ऐसे विचार होते हैं जो आपके दिमाग में हो जाता है। तो ये लोग क्या करते थे, इन तुर्कियों को ये लोग बचपन से ले आते थे, छोटे से ले आते थे, और बचपन से ला करके अब फिर सिखाते थे सब कुछ, कि आपको ये ऐसे ऐसे करना है चीजें, तो वो उनके दिमाग में बन जाती थी सब, और फिर वो एकदम वफादार हो जाते थे। अच्छा, दूसरी बात, तुर्क वफादार बहुत थे। वफादार इन द मतलब अपने मालिक के प्रति बहुत ज्यादा वफादार थे ये लोग, अपने कबीले के प्रति। जो इनका शासक होता था या जो राजा होता था, इसके प्रति ये, इसके खिलाफ ये जाते ही नहीं थे कभी। ये हर एक केस में देखने को मिला है, चाहे वो महमूद गजनवी का केस हो, चाहे वो जो भी था, ये लोग जितने भी तुर्क थे,
ये लोग इस तरह के थे। तो अपने कबीले के प्रति ये लोग बहुत ज्यादा वो थे, दूसरे के प्रति नहीं थे। दूसरे को तो एकदम ऐसा मानते थे कि इनको नष्ट कर दो, और अपने के लिए ये बहुत ज्यादा वो थे। ठीक है, तो ये इस तरह से चीज चल रही थी। चलो फिर आगे की कहानी कभी सुनाएंगे, अभी यहीं रोकते हैं, नहीं तो ये कहानी पूरी ऐसी चलती रहेगी। बस एक आइडिया हमने आपको दिया तुर्क का, ठीक है, कि तुर्क कौन थे। अब आपको एक आइडिया, आते हैं हम लोग गजनी गजनी पर, यानी अब तुर्की अटैक पर आते हैं। तो अब ये लोग कुल मिला के ये समझ लो कि ये लोग आकर के बसने लगे हैं, ठीक है। और अब आपका आता है गजनवी एम्पायर। गजनवी एम्पायर शुरू होता है, गजनी साम्राज्य। गजनी साम्राज्य में एक कौन है, एक प्रकार से तुर्क लोग हैं, ध्यान रखिएगा, ये तुर्क लोग ही हैं जो आकर के इधर बसे हुए हैं, जिनको अब्बासी लोग ले आए थे। अब्बासी और जो उमैयद खलीफा लोग हैं, अपने फायदे के लिए ले आए थे, ठीक है। तो ये तुर्क लोग ही हैं। लेकिन अब गजनी में, गजनी एक जगह का नाम है, गजनी या गजना एक जगह का नाम है जो अफगानिस्तान के एरिया में पड़ता है। चलो मैप दिखाते हैं एक आपको, थोड़ा सा मैप दिखा देते हैं। तो गजनी वाला एम्पायर हम दिखाते हैं कहाँ पर है ये है आपका ये वाला एरिया। देखो देखो ध्यान से सभी, ये जो एरिया है ये देखो पंजाब का एरिया, ये ठीक है, पाकिस्तान वाले एरिया का ये है, पाकिस्तान है ये, तो ये पाकिस्तान का एरिया चल रहा है, मुल्तान वगैरह और ये सब चीजें हैं, ये कश्मीर वगैरह का एरिया है, स्वात ये उधर है, काबुल गंधा ये सब पड़ता है। उस समय पड़ता था जबुलिस्तान और काबुलिस्तान, ये ऐसा एरिया पड़ता था। ये एक प्रकार से अफगानिस्तान वाला एरिया समझ लो, ठीक है, अफगानिस्तान वाला एरिया। तो ये नाम उस समय दिया जाता था। तो वहीं पर एक एरिया था गजनी, गजनी एक क्षेत्र था, ठीक है, ये गजनी क्षेत्र था, ध्यान रखिएगा। तो यहीं पर ये गजनी एक क्षेत्र पड़ता था, गजना जिसे बोलते थे, ठीक है ना। और इधर ही, अब यहाँ पे फिगर में तो दिख नहीं रहा, इधर ट्रांसऑक्सियाना का क्षेत्र इधर ही है ऊपर, और उसके ऊपर वो तुर्क वाले लोग थे, ये लोग यहीं आकर बस गए। तो ये है गजनी आपका, तो अफगानिस्तान वाले एरिया में ये पड़ रहा है आपका, ठीक है, गजनी। तो एक आया आपका अल्पतगीन नाम का, अल्पतगीन, अल्पतगीन। आप समझिए, हम केवल तुर्क की बात कर रहे हैं। अब केवल जो भी बात हो रही है केवल तुर्क लोगों की बात हो रही है, नाम कोई भी आए सब तुर्क हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम बार बार बताएंगे नहीं, अब जो भी नाम आएगा सब तुर्की लोग हैं ये लोग, ठीक है, नाम अलग अलग आएगा लेकिन ये सब तुर्क हैं। तो अब क्या होता है, गजनी वाले क्षेत्र में, गजनी वाले क्षेत्र में आपका अल्पतगीन, जिसने गजनी शहर को बसाया, उसका संस्थापक कहा जाता है गजनी वंश का। और लगभग 933 से 963 ईस्वी तक, 933 से 963 ईस्वी तक ये अल्पतगीन वहां रहा गजनी पर, ठीक है। अब अल्पतगीन का दामाद है, अल्पतगीन का दामाद है सुबुक्तगीन, ध्यान रखिएगा, नाम सुनिएगा ध्यान से। अल्पतगीन का दामाद है सुबुक्तगीन, ठीक है। तो अल्पतगीन संस्थापक रहा, उसने गजनी शहर को बसा दिया, ठीक है, सब कुछ चल रहा था। फिर सुबुक्तगीन आया, सुबुक्तगीन बैठा गद्दी पर 986 एडी में, 986, 986 एडी में सुबुक्तगीन जो अल्पतगीन का दामाद है, उसने अटैक कर दिया भारत की सीमा पर, ठीक है। अच्छा, कहां अटैक किया है, हिंदू शाही राजवंश पड़ता था उस समय, हिंदू शाही राजवंश, ठीक है, हिंदू शाही राजवंश पड़ता था। अब हमें वो भी मैप दिखाना ही पड़ेगा, है ना, मैं दिखा देता हूं आपको, ध्यान से देखना इसको। ये है हिंदू शाही राजवंश, ये रहा, ये देखो जरा, ये है हिंदू शाही राज, ठीक है। तो ये जो एरिया था, ये पाकिस्तान का एरिया पूरा मान लो उधर पड़ रहा था, ऊपर का मुल्तान के ऊपर, अफगानिस्तान का कुछ एरिया पड़ रहा था, काबुल वाबुल एरिया सब आता था इसमें, काबुल कवर होता था, ठीक है, काबुल वगैरह सब कवर होता था। काबुल के बाद ये लाहौर कवर होता था, पेशावर कवर होता था, ठीक है, फिर ये बाकी इंडिया में कवर होता था ये सारे पार्ट। तो ये हिंदू शाही राजवंश चलता था। तो ये ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लो सब लोग। हिंदू शाही राजवंश था उस समय जब तुर्कों का आक्रमण हुआ है, तो तुर्कों का जब आक्रमण हुआ है तो हिंदू शाही राजवंश चल रहा था उस समय, ठीक है। तो हिंदू शाही राजवंश चल रहा था उस समय, और वो अफगानिस्तान का काबुल से लेकर के पेशावर, लाहौर, ये पूरा कवर होता था। इवन आपका इंडिया में कई सारे क्षेत्र कवर होते थे जहाँ पे हिंदू शाही राजवंश था। और इस हिंदू शाही राजवंश का राजा था जयपाल। आप जो पॉइंट बोल रहे हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब समझिए इन चीजों को। वहां पर गजनी जो शहर बस रहा है, वहां पर तुर्क एक शासक है जो आपका
अरे हिंदू शाही राजवंश इंडिया में था भैया, पूरा इंडिया ही था उस समय। पाकिस्तान हम बार बार इसलिए ले रहे हैं, वो आज का पाकिस्तान है। पाकिस्तान कब बटा है? तुम लोग कैसे क्वेश्चन पूछते हो? पाकिस्तान हम कब की बात कर रहे हैं? 900 एडी की बात कर रहे हैं। अब पाकिस्तान अभी जाके बटा है, तो अभी सब भारत ही चल रहा है। हम बार बार पाकिस्तान इसलिए बोलते हैं क्योंकि पेशावर उसावर अब पाकिस्तान में पड़ता है, इसलिए। तो वो सब इंडिया ही चल रहा है, पूरा पूरा क्षेत्र जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है, पूरा इंडिया का ही पार्ट था वो सब, ठीक है। तो हिंदू शाही राजवंश है। गजनी पर इस समय शासन चल रहा है सुबुक्तगीन का। सुबुक्तगीन, ध्यान रखिएगा। और वो अटैक कर दिया है 986 एडी पर, काबुल वाले क्षेत्र पर, उधर से अफगानिस्तान वाले एरिया से उसने कर दिया है आक्रमण 986 एडी पे। और उस समय शासन चल रहा है जयपाल का, राजा जयपाल का। राजा जयपाल को इसने हरा दिया। राजा, अच्छा युद्ध हुआ, लेकिन जयपाल हार गया। तुरंत सरेंडर नहीं किया, जयपाल ने अच्छा युद्ध किया था। लेकिन दिक्कत फिर वही है कि यहाँ के लोग संगठित नहीं थे, ठीक है। आपको बता दें कि एक संगठित के मामले में केवल वो चंद्रगुप्त मौर्य ही है, मौर्य साम्राज्य, जिसने पूरा एकदम भारत को एक करके रखा था। मैंने पहले भी बताया आपको, ठीक है। उसके बाद एक आए हैं आपके हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने भी उत्तर भारत को कवर किया था, उत्तर भारत को कवर किया था, जिससे अटैक न होने पाए। इसके बाद सब बट गया है, सब आपस में लड़ने लगे हैं, छोटे छोटे सब बन गए हैं और अटैक शुरू हो गए हैं। अगर ये लोग एक साथ होते तो कभी अटैक हो ही नहीं पाता। ऐसा नहीं है कि हिंदू राजा कमजोर थे, बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन कोई साथ नहीं देता था, ये अकेले अकेले लड़ते रहते थे, ठीक है। तो वहां पर जयपाल को हरा दिया गया, काबुल की तरफ अटैक किया और काबुल के क्षेत्र में जयपाल को हरा दिया, ठीक है। बट संयोग की बात रही कि बहुत दिन तक सुबुक्तगीन जिंदा नहीं रहा। लगभग 998 के आसपास, देखो 986 के आसपास अटैक किया है उसने, और 998 ईस्वी के आसपास वो मर गया है सुबुक्तगीन। 998 999 के आसपास मर गया है, ठीक है, सुबुक्तगीन चला गया। अब आता है उसका बेटा महमूद गजनवी। तो अब ये महमूद गजनवी जो है, अब ये इसका बेटा जो सुबुक्तगीन का बेटा है, जो गजनी पर बैठता है 998 एडी से लेकर 1030 एडी तक। तो 998 से 1030 ईस्वी तक अब ये गजनी का शासक बनता है। जब सुबुक्तगीन मर जाता है तो उसका बेटा महमूद गजनवी, ये है खतरनाक शासक, ठीक है। महमूद गजनवी तुर्क मुसलमान है, ध्यान रखिएगा। तो ये बार बार, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कभी, है ना। तो अब ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। हाँ, सबसे बड़ी बात, घुड़सवार बहुत अच्छे हैं ये लोग, घोड़े बहुत अच्छे यहाँ के हैं, ठीक है। और ये लोग लड़ते बहुत हैं। देखो, एक और चीज आपको बता दे, गड़बड़ कहाँ हुई है। जो यहाँ के राजपूत राजा थे या जो लोग थे, वो लोग युद्ध को खेल समझते थे, क्रीड़ा समझते थे। अरे ये तो युद्ध है, ये तो हम लोग करते रहते हैं, बचपन से हमारे पूर्वज चले आ रहे हैं। ये एक एरोगेंस है, ये एक घमंड है, ठीक है, जिसको हल्के में लेना ये बहुत महंगा पड़ता है। जो बाहर के अटैक होते थे, वो लोग जिहाद के नाम से अटैक करते थे। ये जीने और मरने का सवाल है। जो बाहर से आते थे तुर्क मुसलमान, ये लोग जब ये लोग हारने लगते थे या समथिंग, तो ये मोटिवेट करते थे कि ये जिहाद है, मतलब या तो हम जिएंगे या तो मरेंगे। तो उनके लिए जीने मरने का सवाल होता था। और जो यहाँ के लोग होते थे, ये इसको एक खेल समझते थे, क्रीड़ा टाइप का। अरे हम तो बहुत पहले से, हमारे दादा परदादा पूर्वज सब लड़ते चले आ रहे हैं सब। यहाँ बड़ी दिक्कत हुआ करती थी, चीजें गड़बड़ हो जाती थी। अब जो बिल्कुल सोच ही लिया है कि मैं जीऊंगा या मरूंगा, तो वो फिर कुछ भी करने को तैयार होगा, भले वो सेना में छोटा हो चाहे कुछ भी हो, फिर भी वो लड़ेगा पूरे दमखम के साथ। तो ऐसी चीजें होती थी। दूसरा, ये लोग संगठित नहीं थे। तीसरा, वर्णों में विभाजित थे। वर्णों में विभाजित होने का मतलब कि एक पर्टिकुलर समुदाय ही लड़ेगा। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, तो राजपूत ही लड़ेगा। इतनी खराब ये नीति हम मानते हैं इसको, सबसे खतरनाक। अरे जब आपको जरूरत है, आपको इतनी नहीं समझ में आ रही कि बाहर से अटैक अगर हो रहा है, तो समाज को आपने बांट रखा है, आपने अपने अपने अलग अलग सब डिसाइड कर रखे हैं, और आपको जरूरत है, तो क्या कोई दूसरा नहीं लड़ सकता उसमें? नहीं, राजपूत लड़ेगा। किसी को सेना में भर्ती होने का वही नहीं था। शूद्र अपना काम करेगा, वैश्य अपना काम करेगा, ब्राह्मण अपना काम करेगा। अजीब चीजें थी। इतनी सारी चीजें होने के बाद अगर सब इकट्ठा होकर के सेना में भर्ती हो जाते या सब करते, तो चीजें बदल जाती। राजपूत कब तक लड़ेंगे? लड़ते लड़ते थक जाते थे भाई, इतने युद्ध हुए, ठीक है। तो ये चीजें गड़बड़ हुई थोड़ी सी। उन्होंने आक्रमण किया,
महमूद गजनवी आया। महमूद गजनवी का सीधा से बता दे कि महमूद गजनवी का कोई मोटो भारत में सत्ता स्थापित करने का नहीं था। इसका मेन मकसद था लूटने का, केवल लुटेरा टाइप का, इसको केवल लूटना था। और लूटना इनका काम बहुत पहले से था। तुर्क लोग से बताया ना, बिहार वाला इलाके से आते थे सब, ट्रांसऑक्शियाना लूट के चले जाते थे। तो ये इनका बहुत पुराना काम था, इसको लूटने का काम। तो महमूद गजनवी जो है, इसने लूटने, क्योंकि इनको पता था कि बहुत पैसा है भारत में, बहुत पैसा है। इन लोग को पता चला था जब व्यापारी वगैरह जाया करते थे तब। और इनको मालूम था कि मंदिर में पैसा है। मंदिर बहुत अमीर था, आपको बता दें, इतना ज्यादा अमीर था कि सोशियो इकोनॉमिक जो भी कंडीशन चलती थी वो मंदिरों से कंट्रोल होती थी। ठीक है, बहुत अमीर मंदिर थे। तो इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था कि कितना पैसा रहा था उनके पास। तो सबसे पहले इसने काबुल वाले क्षेत्र से अटैक किया महमूद गजनवी ने। ठीक है, पेशावर उधर के एरिया पे नगरकोट पे मंदिर था, नगरकोट को बुरी तरीके से लूटा गया। नगरकोट में मंदिर था, उस मंदिर को तहस नहस कर दिया और बहुत पैसा लूटा इसने, सोना चांदी सब कुछ। शायद आपको पता ही नहीं होगा, नगरकोट को बहुत खतरनाक तरीके से लूटा गया, उसको नष्ट वष्ट कर दिया गया पूरा। ठीक है, देखो लूटना ठीक है, सब कुछ ठीक था, ये खत्म कर देते थे, मतलब ये पूरी तरीके से तोड़ फोड़ देते थे। अब क्यों? अब देखो सऊदी अरब के जो लोग थे वो व्यापारी आके वो ये काम नहीं करते थे। आपको हम बता दें, ये काम किया है तुर्क जब ये लोग बने हैं। ये लोग जब आते थे और जब ये मुस्लिम कन्वर्ट हुए हैं तो ये लोग व्यापार तो करते थे, बढ़ाते भी थे, लेकिन ये तहस नहस कर देते थे, पूरा एकदम खत्म ही कर देते थे। तो ये गजनवी आया और इसने वहां से पूरा वो तहस, लाहौर से लेकर के काबुल, लाहौर, पेशावर, नगरकोट, अब ये सब इसने तहस नहस कर दिया है। नगरकोट के मंदिर को लूटा गया, बहुत सारे उसको खत्म किया गया। फिर महमूद गजनवी भारत में एंट्री करता है। चलो थोड़ा और आइडिया दे देते हैं, आपके दो दर्रे पड़ते हैं। देखो हम बताना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हम क्या बताएं, तुम लोग समझ नहीं पाओगे ना, दिक्कत ये है। आधे तो इसी में परेशान हो जाते, पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं सर, है, इसलिए मुझे डर लगता है बहुत सारा डिस्कशन करने में भी। तो नहीं तो जाके कहेंगे कुछ भी सुनाते हैं। अभी कोई दूसरा लेक्चर सुनते ना, ये 10 मिनट में लेक्चर खत्म हो जाता, सच सच बता रहे हैं। 10 मिनट का लेक्चर रहता, एक सबकतगीन का अटैक होता है, एक मोहम्मद महमूद गजनवी का अटैक होता, वो लूटता, फिर उसके बाद वो चला जाता, तो उनका काम खत्म हो जाता। ठीक है, तो लेकिन कहानी आपको समझनी है। देखो जमाई चल रही है, सॉरी मैं बता रहा हूँ ना, कि अब कहानी में सुना रहा हूँ तो आधों को जमाई चालू हो गई है। अब यहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना? नहीं तो सीधे वन लाइनर बताए आपको, सीधे अटैक बताएं, सीधे किसको मारा, खत्म हो गया, चले जाएं, लौट जाएं, हैं, सीधा सीधा। तो यहाँ से ये चीज हुआ। अब इसने अटैक किया अंदर, और महमूद गजनवी ने भारत पे कितनी बार आक्रमण किया है? भारत पे कितनी बार आक्रमण किया है? 17 बार आक्रमण किया है। और 17 बार आक्रमण उसने केवल लूटने के लिए किया है, पैसा लूटने के लिए किया है। वो थकता ही नहीं था, वो कह रहा है इतना पैसा है, इतना पैसा है यहाँ पर, मैं हर बार जाता हूँ लूट के आता हूँ, फिर भी इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा है। और ये केवल उत्तर भारत की हालत है, दक्षिण भारत में तो जा ही नहीं पाया, दक्षिण भारत में तो जा ही नहीं पाया है, ये केवल उत्तर भारत की हालत है जितना पैसा चल रहा था। तो ये वहां पे लूटा उसने, फिर उसके बाद उसने अटैक किया। मैं मेन मेन अटैक बताऊंगा, ठीक है। देखो इसने अटैक कर दिया। अच्छा हाँ, कुछ बता रहा था, दर्रा बता रहा था, ध्यान रखिएगा। जब आप अफगानिस्तान के रास्ते से भारत में एंटर करेंगे तो 2 दर्रे पड़ते हैं, इसको ध्यान रख लीजिएगा, हो सकता है ये हेल्प करे आगे चल करके समझने में चीजों को। एक दर्रा पड़ता है आपका खैबर दर्रा, और एक पड़ता है गोमल दर्रा। जब आप उधर वाले एरिया से कवर करेंगे, अफगानिस्तान या काबुल से जब आप आएंगे भारत की तरफ, काबुल वाले एरिया से जब आएंगे, तो आपको ये 2 दर्रे पार करने पड़ेंगे। आप खैबर दर्रा से होकर आएंगे या तो गोमल दर्रा से होकर आएंगे। अगर आप सिंध वाले एरिया से आते हैं, जो नीचे है, जो गुजरात की तरफ पड़ता है, ठीक है, तो बोलन दर्रा पड़ता है। तो आपको अगर भारत में एंट्री करनी है तो ये 2 मेन चीजें हैं। अगर आप काबुल वाले क्षेत्र से एंट्री करना चाहते हैं तो आपको खैबर दर्रा या गोमल दर्रा पार करना होगा, और अगर आप सिंध वाले एरिया से जाना चाहते हैं गुजरात की तरफ, तो ये बोलन दर्रा पड़ेगा। तो कभी कभी ये नाम आता है तो आपको पता नहीं चलता कि ये दर्रे असल में कौन है, तो आप ध्यान रखिएगा, यही वो दर्रे हैं जिनसे आप भारत में एंट्री कर सकते हैं। तो गजनवी
ने अटैक किया है आपके ये काबुल वाले क्षेत्र से, तो उसने काबुल को पहले जीता है, तो काबुल से वो पेशावर लाहौर होते हुए आया हुआ है, तो इसका मतलब वो आया कहाँ से, खैबर वाले दर्रे से आया, ठीक है, खैबर दर्रा और जो गोमल दर्रा पड़ता है, ठीक है, तो उधर से उसने अटैक किया। पड़ता कौन सा है उधर आपका एरिया, तो उधर आपका दिल्ली वाला एरिया पड़ जाता है, ठीक है, सराय वगैरह समथिंग, उधर वो पूरा लूटते हुए आ रहा है। मथुरा को इसने बुरी तरह लूटा है। मथुरा एक आप जानते हो कि धार्मिक नगरी है और मथुरा में बहुत मंदिर थे। मथुरा के जितने मंदिर थे सबको तोड़ा गया। इवन हिंदू मंदिर को नहीं तोड़ा है इसने, इसने बौद्ध मंदिरों को भी तोड़ा है। कुल मिला के मंदिर कोई भी हो सबको तोड़ा गया है, वो चाहे जो भी हो, ठीक है। तो उसको तोड़ा गया, उसको लूटा गया, सोना चांदी सब उठाया गया। फिर उसके बाद काशी तक पहुंचा है, काशी को लूटा है, काशी के मंदिरों को तोड़ा है, बनारस जो है बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इसने नुकसान पहुंचाया है। इसने अटैक किया है सोमनाथ मंदिर पर, गुजरात के महमूद गजनवी ने। सोमनाथ मंदिर बहुत अमीर था उस समय, उसको पता चला कि सोमनाथ बहुत ज्यादा अमीर मंदिर है और बहुत पैसा था, वाकई बहुत पैसा था सोमनाथ के मंदिर में। उसने पूरा तहस नहस किया सोमनाथ मंदिर को। शिवलिंग है वहां पर शंकर भगवान का, तोड़ दिया गया। उस पूरे मंदिर को तोड़ा, उसके पत्थर को उठाया उसने और गजनी ले गया, गजनी ले गया। शिवलिंग वगैरह को तोड़ा गया, पैसा तो ले ही गया, सोना चांदी सब ले गया, और शिवलिंग को तोड़ा, उसके पत्थर को लेके गया। जो उसके महल थे या जो उसने गजनी में बनवाया था, उसके सीढ़ियों पर उस पत्थर को लगवाया उसने। मतलब ऐसे ऐसे ये क्रूर बर्बर लोग थे कि अब क्या बताएं, कुछ भी कहो तो कमी है। चलो भाई तुम पैसा लूटे सब कुछ ठीक है, तोड़ा मंदिर को, सब पत्थर वगैरह लेकर के गया, फिर वहां उसने सीढ़ियों पर लगाया उसको कि जब मैं जाऊंगा इधर उधर तब तक मतलब ये ऐसा होगा। तो इस तरह से गजनवी ने किया, ठीक है। और फिर उसके बाद सोमनाथ मंदिर को लूटा उसने, पैसा वैसा लूट के चला गया। उस समय यहाँ पे शासक है भीमदेव, भीमदेव शासक थे उस समय। बट संयोग की बात थी कि वो सोमनाथ में थे नहीं उस समय, सोलंकी वंश के राजा थे, लेकिन जब अटैक हुआ था तो कहीं और थे उस समय। नहीं तो वो इतनी जल्दी तो न देते, लड़ते जरूर, लेकिन वो थे ही नहीं उस समय। लेकिन हाँ, ये पूछा जाता है कि जब सोमनाथ मंदिर लूटा गया तो उस समय वहां पे गुजरात पे शासन किसका चल रहा था, तो भीमदेव प्रथम का शासन चल रहा था, जो सोलंकी वंश के राजा थे, ठीक है, राजपूत राजा थे वो, ठीक है। तो ये ऐसा हुआ, क्लियर हुआ बात। तो ये एक मेन पॉइंट है। दूसरा, जयपाल की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो जयपाल को हराया था सुबुक्तगीन ने, जो गजनवी का पिता था। फिर सुबुक्तगीन मर गया था, फिर आया जब गजनवी, तो उसने भी जयपाल को हराया, जयपाल को उसने भी हराया। जयपाल का देखो, जयपाल इतनी जल्दी हार नहीं मान रहा था, हार रहा था लेकिन फिर लड़ने लगता था, तो गजनवी से लड़ा था जयपाल, हिंदू शाही राजा था। तो जयपाल को हरा के ही उसने एंटर किया था काबुल से, ठीक है। जयपाल बार बार हारा, बार बार हारा, इतनी बार हारा, बेचारा एकदम परेशान हो गया। जो आता है मुझको हरा के चला जाता है यार, मार देता है। लड़ता था, ऐसा नहीं है, वो लड़ता था ढंग से, बट वो सब हरा देते थे इसको। तो ये आत्महत्या कर ली, जयपाल ने आत्महत्या कर ली। तो उस समय के लोग ऐसे हुआ करते थे कि मतलब आत्मसम्मान पे बात आ जाती थी कि क्या मतलब, मैं कोई भी आता है हरा के चला जाता है आप। और आज के नेता लोग कह दो कि अपनी कुर्सी छोड़ दें, या कुछ भी कर लें, अच्छा हम कुर्सी छोड़ेंगे अपनी, है। तो ये वो चीजें, तो उस समय के लोग होते थे जो आत्मसम्मान से होते थे, तो इस तरह की चीजें हुआ करती थी। तो उन्होंने आत्मसम्मान की खातिर जो भी समझ लो आत्मदाह कर लिया, आत्महत्या कर ली, मर गए वो। उनका बेटा बैठा आनंदपाल, आनंदपाल शासक बैठा। आनंदपाल ने सबको इकट्ठा किया और अटैक किया, गजनवी से लड़ा। गजनवी ने आनंदपाल को भी हरा दिया। देखो गजनवी एक तुर्क था ना, लड़ने का बहुत ज्यादा वो था, ये सब बहुत उस तरह के थे, कट्टर टाइप के थे, जो अपने सरदार के लिए तो वफादार थे कबील के लिए, और दूसरे के लिए लोग बहुत खतरनाक टाइप के थे। मतलब इनको हम मार देंगे, अपना या तो खुद मरेंगे या तो इनको मार देंगे, ये हालत थी। तो ऐसे थे ये सब गजनवी जो तुर्क वाले थे। तो और आनंदपाल को हरा दिया गया। उस समय इसकी सहायता की थी, आनंदपाल की राजाओं ने सहायता की थी, बट हो नहीं पाया, हार गया। 2 दिन तक
भयंकर नरसंहार हुआ, भयंकर नरसंहार, जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि आनंद पाल को जब हराया है महमूद गजनवी ने, पूरे साम्राज्य को इसने इतना तहस नहस किया है, उसके सबको ढूंढ ढूंढ के मारा गया है, एक एक सैनिक को, कहीं भी छुपे हुए हों सबको मारा गया है, पूरे साम्राज्य को तहस नहस कर दिया इसने आनंद पाल को हराने के बाद। नेस्ताबूत कह दो कि एकदम कोई बचा ही नहीं, ये ऐसा इसने किया। 2 दिन तक कंटिन्यूअस नरसंहार चला है लगातार, खत्म कर दिया सबको, सब नष्ट हो गया महमूद गजनवी। अब आप लोग ये सब पढ़े नहीं हो, है ना, कि आप लोग खाली बस पढ़ लोगे सोमनाथ मंदिर पर अटैक हुआ है, बस खत्म हो गया, चले गए लोग। इतना ही नहीं था भैया, हिस्ट्री बहुत खतरनाक है, जब पढ़ोगे तब पता चलेगा कि क्या हुआ था। ठीक है, तो अब ये सब कुछ हुआ, चलो इतनी बातें हुई। बहुत सारे हिस्ट्री का हिस्टोरियन कहते हैं कि बहुत बढ़िया था गजनवी, क्या गजब प्रशासक था। अरे गजब प्रशासक था तो ये तो देखो कि उसने किया क्या था। चलिए प्रशासक था, मानते हैं कि एक सरदार था, वो लड़ने में माहिर था, जीता उसने, लेकिन वो भी तो देखो कि किया क्या उसने। अब इसकी बात आती है तो आनंद पाल को हराया, सब कुछ ठीक है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, बहुत हो गई कहानी। अब क्वेश्चन आते हैं जिससे हम लोग का बने एग्जाम का क्वेश्चन। कहानी हमने समझा दी है, कहानी भी समझाना जरूरी है, एग्जाम का क्वेश्चन समझिएगा। ये एग्जाम का क्वेश्चन भी है, सोमनाथ का मंदिर वगैरह। सोमनाथ के मंदिर पर अटैक हुआ है 1025 एडी में, ठीक है, नोट्स में है ये 1025। अच्छा आपको बता दें 1001 से लेकर के 1027 तक इसने 17 बार आक्रमण किए हैं, 1001 से लेकर के 1027 तक, ठीक है। इसने 1025 में सोमनाथ वाले पे आक्रमण किया है, और फिर अगला आक्रमण उसने किया 17वां आक्रमण जो है वो खोखर ट्राइब की एक जाट ट्राइब थी, कबीले थे, उन पर आक्रमण किया था, जो अंतिम अटैक था उसका 17वां वाला, ठीक है। नोट्स हम दिखा देंगे आपको फिर। और इसके दरबार में 4 बहुत मेन है, जो दरबारी लोग हैं उसको याद रखना, विद्वान, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। नाम हम बोल रहे हैं, ध्यान समझना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है इसका दरबारी, जो दरबारी विद्वान है वो अलबरूनी, अलबरूनी है एक दूसरा है फिरदौसी, एक तीसरा है उतबी, और एक है बैहाकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वन लाइनर क्वेश्चन के लिए, रटना ही रटना है कि इसके दरबार में कौन विद्वान थे। पहला अलबरूनी था, फिरदौसी था, तीसरा उतबी था, और चौथा था आपका बैहाकी, बैहाकी, ठीक है ना। देखो इन्हीं की वजह से इतिहासकार क्या कहते हैं कि ये मतलब ऐसा बोलते हैं, मैं तो कभी कभी, मैं तो बुक पढ़ रहा था एक, सतीश चंद्रा की बुक है, हम अलग अलग बुक पढ़ते हैं असल में, तो क्रॉनिकल सतीश चंद्रा, अब तुम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सतीश चंद्रा, ऐसे ऐसे लोग हैं कि इस तरह के लोग लिखते हैं, बहुत ही सुसभ्य, बहुत ही विद्वान व्यक्ति था कौन, महमूद गजनवी। हमने कहा हद की हो भाई, महमूद गजनवी लिख रहा है बहुत सुसभ्य और बहुत विद्वान व्यक्ति था, और ये इस तरह से इसने किया था, सतीश चंद्रा की बुक में लिखी हुई है, ठीक है। और भी एक लोग हैं ऐसे लिखते हैं, रोमिला थापर की पढ़ोगे जब एनसीईआरटी, ठीक है, ये लोग सब ये यही राइटर है। तो इन लोगों ने किस आधार पे लिखा है, इन लोगों ने बस इसलिए लिखा है क्योंकि ये विद्वान रहते थे इनके पे। देखो आधार क्या बोला इन लोगों ने, विद्वान थे। जैसे अलबरूनी, अलबरूनी बहुत बड़ा विद्वान माना जाता है, पुराणों का अध्ययन किया है, पहला ऐसा व्यक्ति है जो हिंदू ग्रंथों को भी अध्ययन करता था, मतलब पुराणों को अध्ययन किया इसने, संस्कृत सीखी है इसने, गणित सीखी है इसने, ज्योतिष सीखी है इसने, मतलब ये बहुत बड़ा विद्वान से माना जाता है अलबरूनी, पहला ऐसा जिसने मतलब पुराणों वगैरह का अध्ययन किया है, हिंदू ग्रंथों का अध्ययन किया इसने। इस वजह से कहा जाता है कि गजनवी जो है वो विद्वानों का सम्मान करता था, बस ये है, ठीक है पॉइंट। बट हम इसके आधार पे उसके कारनामों को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो अलबरूनी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है कि कौन ऐसा दरबारी था उसका जो पुराणों का अध्ययन किया था, जो विद्वान था, तो ये तो अलबरूनी है, वो ध्यान रखिएगा, ये मोहम्मद गजनवी के दरबार का है। और इसने लिखी है तहकीक हिंद। चलो हम तुमको नोट्स दिखा दें, नहीं तुम लोग इस तरह समझ नहीं पाओगे, हम नोट्स जरा आपको दिखा दें, उसमें सब लिखा हुआ है तो उससे ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। नोट्स दिखाते हैं। अच्छा, अरब आक्रमण के बाद तुर्की आक्रमण ना, चलो देखो स्टूडेंट,
ये है तुर्की आक्रमण। सुपुर्दगीन ने किया था 986 में, जयपाल को हराया। ठीक है, 997-98 इसकी मृत्यु हो गई है। गजनी वंश का था, गजनी वंश का एक दूसरा नाम है यामनी वंश। ठीक है, इसका संस्थापक है अल्पतगीन, इसी का दामाद था सुबुक्तगीन। तो सुबुक्तगीन असल में इसी का दामाद था। ठीक है, तो ये हुआ। फिर महमूद गजनवी ने अटैक किया है 1000 AD में। महमूद गजनवी आया। हाँ, इसने गजनी से ही शासन किया था, ध्यान रखिएगा, शासन ये गजनी से ही करता था, वहीं पर रहता वो वहां से ही था। फिर अटैक करके फिर लौट जाता था वो, मतलब अटैक करता था, लूटता था और चला जाता था। ठीक है, जयपाल को हराया इसने, हिंदुशाही राजवंश, जयपाल जिसको इसके पिता ने हराया था। फिर जयपाल ने आत्महत्या कर ली, वो मर गया। फिर महमूद गजनवी ने आनंद पाल को हराया है 1008 से 1009 AD में। आनंद पाल को अब बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया है। ठीक है, फिर इसने 17 बार आक्रमण किया है, 1001 से लेकर 1027 तक। इसका जो 16वां आक्रमण हुआ है 1025 में, वो सोमनाथ पर हुआ है और भीमदेव प्रथम। इससे पहले कई आक्रमण कर चुका है। देखिए, मथुरा, काशी सबको लूटा जा चुका है। ठीक है, पेशावर, नगरकोट सबको तहस नहस कर चुका है। उसके बाद का ये आक्रमण है सोमनाथ का। फिर 17वां जो है ये खोखर ट्राइब है ये इन पे अटैक हुआ था, और चंदेलों पर अटैक किया था इसने 1019 से 1020 के आसपास, चंदेलों पर आक्रमण हुआ था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। उस समय शासक था विद्याधर। अच्छा, ध्यान रखिएगा, विद्याधर एक ऐसा शासक है जिसको कहा जाता है कि ये एक ऐसा हिंदू शासक था जिसने गजनवी का सामना किया है, और गजनवी का बहुत अच्छे से इसने सामना किया है, और इनका जो युद्ध है वो अनिर्णायक रहा है। मतलब यहाँ पे गजनी को हरा नहीं पाया है, क्योंकि रात वगैरह कुछ हो गई थी, और फिर ये विद्याधर अपनी सेना वापस ले लेता है और गजनवी भी वापस ले लेता है। तो ऐसा कहा जाता है कि कौन एक ऐसा हिंदू शासक है जिसने गजनवी का प्रतिरोध किया है, अच्छे तरीके से लड़ा है उससे, और जिसको गजनवी एक प्रकार से हरा नहीं पाया है, तो वो विद्याधर ही है। ठीक है, चंदेल शासक। ठीक है, इसको बहुत प्रतापी शासक माना है उस समय के जो कवि लोग हैं या जो दरबारी लोग हैं उन्होंने, क्योंकि अब भाई जो भी रीजन रहा हो, युद्ध का निर्णय निकला नहीं, तो इसको माना जाता है कि इसको हरा नहीं पाया। अच्छा, ये है आपका। हाँ, ये क्वेश्चन बनता है, देखो स्टूडेंट, चांदी का सिक्का चलाया था महमूद गजनवी ने, और एक तरफ वो अरबी में लिखा हुआ है, एक तरफ संस्कृत में। तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन ऐसा शासक है जिसने सिक्का चलाया हुआ है और जिस पर एक तरफ कलमा खुदा हुआ है अरबी में, और दूसरी तरफ आपका संस्कृत में लिखा हुआ है। तो एक तरफ देवनागरी लिपि संस्कृत लिखी हुई है और एक तरफ अरबी में कलमा खुदा हुआ है। तो ये आपका चांदी का सिक्का चलाया है महमूद गजनवी ने, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है ना, चांदी का सिक्का जो चला है इसमें, एक तरफ घुड़सवार बना हुआ है और नंदी बैल बना हुआ है उसपे। ये मेन मेन पॉइंट आपके एग्जाम के लिए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये हैं आपके दरबारी विद्वान। तो दरबारी विद्वान है अलबरूनी, जिसने पुराणों का अध्ययन किया है, तहकीक हिंद लिखी है, या फिर एक दूसरी पुस्तक है किताबुल हिंद, एक और पुस्तक है किताबुल हिंद। ठीक है, किताबुल हिंद, तो किताबुल हिंद है, किताबुल हिंद ये भी लिखी है इसने। ठीक है, तो या तो किताबुल हिंद कह लो या तहकीक हिंद कर लो स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा, फिरदौसी शाहनामा, उतबी तारीख यामनी, और बैहाकी तारीख सुबुक्तगीन। तो फिरदौसी जो है ये पूर्व की होमर की उपाधि दी गई है। ठीक है, इतना है, तो इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। देखिए, जो नोट्स हम आपको देते हैं स्टूडेंट, ये आपके एग्जाम के लिए है। ये जो नोट्स लिख देते हैं ये केवल उतना ही लिखा हुआ है जितना आपको पढ़ना है अपने एग्जाम के लिए, वन लाइनर जो उसके लिए। जो कहानी सुनाते हैं वो आपको समझाने के लिए बताते हैं, पूरी कहानी समझने के लिए। जो आपको रटना है बिल्कुल, वो ये रटना है जो लिखा हुआ है इसमें। इसमें से एक भी पॉइंट छोड़ना मत। जो नोट्स हम भेजते हैं, ये नोट्स केवल एग्जाम के लिए होता है, ये सारे पॉइंट केवल वही है। अब देखो, यहाँ पे हमने पूरी कहानी नहीं लिखी है कि मथुरा पे अटैक किया है, नगरकोट पे किया है, खैबर दर्रे से आया है, ये सब समझाने के लिए था। जो आपका क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है कि आपका क्वेश्चन क्या पूछेगा, चांदी का सिक्का किसने चलाया था, जिसपे एक तरफ अरबी में खुदा हुआ, ये आपको तुरंत याद रखना होगा क्योंकि शासक के नाम दे देगा तुरंत। ठीक है, फिर वो ये ऐसा दे देगा कि कौन सा ऐसा सिक्का है या कौन से शासक ने चलाया है जिसमें नंदी या बैल बना हुआ है, घुड़सवार बना हुआ है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, उतबी दरबारी, उतबी जो विद्वान था वो किसके दरबार में था। ठीक है, कौन सा ऐसा विद्वान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया हुआ है, कौन था ऐसा जिसको पूर्व की होमर की उपाधि दी गई है। ये है क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो नोट्स में जो एक पैराग्राफ आपको दिख रहा है, ये केवल क्वेश्चन है जो आपको याद करने हैं डायरेक्ट। इसमें से एक भी चीज भूलना मत। ठीक है, बाकी जो हम समझाते हैं वो केवल याद रखा करो कि समझने के लिए चीजें, जो कहानी हम सुनाते हैं। तब हम सब चीज तो नोट्स में नहीं दे सकते। अगर सब चीज दे देंगे तो पूरा किताब बन जाएगी, है ना, तो उसमें कोई मतलब नहीं है। तुर्की आक्रमण क्लियर हुआ सबको, कोई डाउट इसमें? तुर्की आक्रमण क्लियर हुआ। तुर्की कौन आया सबसे पहले? सबसे पहले देखो स्थापना हुई है गजनी वंश की, उसका संस्थापक है अल्पतगीन।
फिर उसका दामाद है सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन ने अटैक किया है 986 एडी में, जयपाल को हराया है, जो हिंदू शाही राजवंश का राजा है, काबुल की तरफ। ठीक है, फिर वो मर गया 998। फिर उसका बेटा शासक बना है, गजनी पर शासन किया है। किसने किया है? महमूद गजनवी ने। फिर उसने भारत पर अटैक किया है। सबसे पहले उसने जयपाल को ही हराया है, क्योंकि जयपाल का ही क्षेत्र था वो, जो काबुल और उधर का लाहौर क्षेत्र चल रहा है, पेशावर वाला। तो उसने जयपाल को हराया, जयपाल ने आत्महत्या कर ली। फिर उसका बेटा बना है आनंदपाल। फिर उसने आनंदपाल को हराया है बुरी तरीके से, सबको मारा गया है। फिर उसके बाद अंदर तक घुस आया वो। अब जब काबुल वगैरह जीत लिए हो, पेशावर जीत लिए हो, लाहौर जीत लिए हो, नगरकोट जीत लिए हो, तो आप सीधा आप केवल भारत में आने वाले हो आप। फिर वो भारत में एंट्री करता है। फिर मथुरा को लूटा गया, पूरे मंदिर को तोड़ा गया। फिर उसके बाद काशी तक पहुंचा, काशी को लूटा गया। फिर उसके देखो पहुंच कहाँ रहा है ये, केवल मंदिर वाले एरिया पे जा रहा है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसको पता है कि सारा पैसा मंदिर में रखा हुआ है। ये केवल मंदिर पे अटैक कर रहा है पूरा का पूरा, और सबको तहस नहस कर रहा है। ऐसी धार्मिक नगरी जो बड़े बड़े थे सबको तोड़ा गया। ठीक है, फिर उसके बाद उसको पता चला कि सोमनाथ का जो मंदिर है वो बहुत पैसे वाला है, तब उसने सोमनाथ को अटैक किया है और सोमनाथ से बहुत पैसा ले गया। जितना इसको पैसा मथुरा काशी से नहीं मिला है, इसने सोमनाथ से बहुत पैसा लूटा है। सोना होना की मतलब कहा जाता है कि किसकी गिनती ही नहीं है, मतलब काउंट ही नहीं कर पाए ये लोग कि कितना लेके गए थे ये लोग, गिन ही नहीं पाए हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये मतलब सोमनाथ मंदिर को लूट के वहां से चला गया। फिर उसके बाद करते हैं तो सिक्का चलाया इसने, चांदी का सिक्का चलाया, जिसपे एक तरफ अरबी में लिखा हुआ है, कलमा खुदा हुआ है, दूसरी तरफ उसमें कुछ लिखा हुआ है, मतलब अरबी में भी कुछ लिखा हुआ है इसने और संस्कृत में भी लिखा हुआ है। वो आपको ध्यान नहीं देना है, बस ये रखना है कि अरबी में कलमा खुदा हुआ है और संस्कृत में लिखा हुआ है उसके सिक्के पर। ठीक है, 4 इसके विद्वान है इसके दरबार में। एक है जो आपका वो है, क्या बोल रहे हो, क्या लिख रहे हो भाई, मैसेज भी करते हो क्या तुम लोग? सर वॉइस स्लो आ रही है, वॉइस स्लो आ रही है। अरे कोई नहीं, अब क्लासे खत्म होने वाली है। ठीक है, तो 4 दरबारी हैं उसके विद्वान। एक है आपका कौन सा, नाम बताओ जल्दी से, कौन है? 4 दरबारी खत्म कर। अरे तुम लोग की क्लास भी तो होगी 8-20 से। ओ माय गॉड, बहुत मेहनत करते हो भाई तुम लोग। ठीक, चलो हम खत्म करते हैं क्लास, है ध्यान ही नहीं रहा हमें। तो जल्दी से बता देते हैं, वो 4 लोग हैं, अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और बैहाकी। अलबरूनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये इसके साथ ही आया हुआ है, गजनवी के साथ ही आया हुआ है अलबरूनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पुराणों का अध्ययन करने वाले, ये इसको भूलना मत। ठीक है, अलबरूनी को, पुराणों का अध्ययन करने वाला ये, इसकी जो पुस्तक को याद रखना, तहकीक हिंद, किताबुल हिंद। एक दरबारी कवि है, उतबी है इसका दरबारी कवि, ध्यान रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि दरबारी, अरे मतलब भले ना याद रहे, ऐसे याद कर लो तुम सीधा सीधा कि दरबार वाले 4 लोग, और उनकी पुस्तक याद कर लो सीधे, कंफ्यूजन खत्म। ये जरूर याद रख लेना कि शाहनामा किसने लिखी है, फिरदौसी ने लिखी है। ठीक है, किताबुल हिंद किसने लिखी है, तो ये मतलब अलबरूनी ने लिखी है। तारीख यामनी किसने लिखी है, ये जरूर याद कर लेना, बाकी याद रहे चाहे याद ना याद रहे। इनके नाम याद कर लो, इसकी किताब का नाम याद कर लो, बाकी खत्म। ठीक है, अब तुम लोग को यही नाम मिलने वाले हैं खतरनाक वाले, ये ऐसे नाम मिलेंगे बेटा, किताबुल हिंद, तारीख यामनी, रटना तुम लोग। ठीक है, ऐसा ऐसा शासक की उपाधि मिलेगी ना एक एक लाइन की, सब नाम जोड़ेंगे, शहाबुद्दीन, मोहम्मद, ओला, सिराज, और सब रटते रहोगे तुम लोग, लास्ट तक पता न चलेगा कौन सिराज है, कौन मोहम्मद है, कौन कौन है। तुम लोग का कभी देखना आगे चल करके, 2-2 लाइन की तो उपाधि धारण करेंगे ये लोग, है ना, शासक जो आएंगे आगे चल के, तो पता नहीं क्या क्या है। चलो ठीक है, आज खत्म करते हैं। मजा हमको बहुत आता है पढ़ाने में, देखो हम खत्म करने के हमें मन नहीं करता है। ठीक है, लेकिन क्या करें, कंप्लीट करना पड़ता है। थैंक यू एवरीवन। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ।